हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर फोर्थ है कार्यपालिका। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कार्टून वाले क्वेश्चन और पैसेज वाले क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आपको ध्यान से देखना है। एक चीज का आप ध्यान रखिए सभी बच्चे कि देखिए, आपकी एनसीईआरटी की किताब में आपको ये चैप्टर फोर्थ नंबर पे दिखेगा कार्यपालिका। इसके बाद आपको विधायिका चैप्टर दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेबस अब प्रोवाइड करा गया है उसमें विधायिका चैप्टर आपको पहले दिखेगा और कार्यपालिका बाद में दिखेगा। बस इसमें ऊपर नीचे का फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, चैप्टर ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, लेकिन आपको जो बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मिलेगी। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में आपको चार अंतर बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कार्यपालिका क्या होती है। तो बच्चे हमारे यहाँ पे क्या है, शासन के तीन प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें कार्यपालिका भी होती है, विधायिका भी होती है और न्यायपालिका भी होती है। विधायिका जो होती है उसका काम क्या होता है, कानून बनाना। ठीक है, विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। और इन जो विधायिका ने जो कानून बनाई है इसको लागू कराने का काम किसका होता है, लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कार्यपालिका आपसे पूछा जा रहा है तो समझिए इसे। कार्यपालिका को दो तरीके से हम बांट कर देख सकते हैं। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे जो नेता होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। चाहे उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे लोकल लीडर्स हो, वो सभी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, स्थानीय जो हमारे नेता होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। और स्थायी कार्यपालिका में जो परमानेंट कार्यपालिका जिसको हम कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे होते हैं सरकारी कर्मचारी। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, या फिर आपके डॉक्टर, टीचर, जो भी मतलब अ, सरकारी कर्मचारी हैं, ये एक स्थायी कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी के रूप में काम करते हैं। आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को पहले समझेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है इसमें अंतर ये है कि ये 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे देश में चुनाव होते हैं, हमारे जो नेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और वो अगर जीत जाते हैं तो वो अपनी सरकार भी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार जो होती है वो 5 साल के लिए होती है। ठीक है, कार्यकाल उनका फिक्स है 5 साल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि समय से पहले उनकी सरकार को हटाया जा सके। कई बार सरकार गिर जाती है, टूट जाती है, दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, ये जो नेता होते हैं ये अपने कार्यों में निपुण नहीं होते, क्योंकि इनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती, ना ही आप देखोगे इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी नेता बन सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दो पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, और इसी को कंपेयर करते हैं हम स्थायी कार्यपालिका से। तो स्थायी कार्यपालिका जो होती है इसमें क्या होते हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं। ये रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं। यहाँ पे क्या था, ये 5 वर्ष के लिए चुने गए थे। ठीक है, हो सकता है कि समय से पहले भी गिर जाए सरकार, लेकिन ये जो स्थायी कार्यपालिका है इसमें जो हमारे कर्मचारी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, ये रिटायरमेंट की एज तक काम करेंगे। और ये अपने काम में एक्सपर्ट भी होते हैं। ठीक है, और ये राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करते हैं, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका जो है इसमें जो हमारे नेता है वो उतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो इनको हेल्प करने के लिए स्थायी कार्यपालिका भी हमारे देश में होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये पेपर में आता बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। अब चलिए शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। तो आप सभी अच्छे से बता देंगे कि कार्यपालिका जो है वो सरकार का एक ऐसा अंग है जो कानूनों को लागू करवाता है। यानी सरकार जो पॉलिसी बनाती है, जो रूल्स बनाती है, जो लॉ बनाती है, उसको लागू करवाने का काम कार्यपालिका का होता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जहाँ पे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है वहां पे राष्ट्रपति जो होता है वो मेन होता है। वो कार्यपालिका का भी मेन ही होगा और विधायिका का भी मेन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को मिली एक स्वाविवेकीय शक्ति का वर्णन करो। देखिए, स्वाविवेकीय शक्ति का मतलब है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पर, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट आता है और किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। ऐसे में क्या है, कई पार्टियां गठबंधन करके सरकार बनाती है, तो उनके बीच में प्राइम मिनिस्टर को लेकर विवाद भी हो सकता है कि भाई खींचातानी हो जाए कि ये
प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, दूसरी पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि राष्ट्रपति के पास एक स्वविवेकीय शक्ति है, यानी वो अपने विवेक के आधार पे, अपनी समझ के आधार पे, ठीक है, नेता जो उनके सामने बहुमत नहीं मिला है, जो दूसरी पार्टियां, वो चाहे तो उनमें से क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को बना सकता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में कोई एक अंतर बताओ। देखो ये हमने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका में जो डेली के जो हमारे प्रशासनिक काम होते हैं उसके लिए उत्तरदायी कर्मचारी होते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका में जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो प्रधान हो गए या उनके जो मंत्री हो गए या जो अन्य नेता हो गए वो उसमें आ जाते हैं। तो ये सिंपल ही थे। आगे चलते हैं, पॉकेट वीटो से क्या अभिप्राय है, ये काफी पूछा जाता है पेपर में। तो देखिए राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, क्या शक्ति होती है कि उसके पास जो विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति दे ना दे वो उसके ऊपर होता है, ठीक है। वो चाहे तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में वो कौन सी शक्ति का प्रयोग करता है, वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये पेपर में काफी पूछा जाता है, इसको बिल्कुल आपको याद करके जाना है, पेपर में काफी आता है। देखिए मान लीजिए कि संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, तो राष्ट्रपति चाहे तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस ला सकता है, ठीक है। उसके जरिए बातें रखी जाएंगी। और यदि देश पे कोई आक्रमण हो जाए या देश में कोई वित्तीय संकट आ जाए तो ऐसे समय में भी देश में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन इमरजेंसी कैसे लगाएगा, उसके लिए उसको प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, ठीक है, दोनों से लिखित जब लिखित रिक्वेस्ट आएगी उसके बाद ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस पे इमरजेंसी घोषित कर सकता है, लगा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है एक अलंकारिक प्रधान होता है, आपको स्पष्ट करना है। यस बिल्कुल, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, लेकिन वो केवल अलंकारिक है। उसके पास जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की शक्ति है। असली शक्ति जो होती है, वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ये करते हैं वास्तविक शक्तियों का प्रयोग। राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां हैं लेकिन वो केवल नाम मात्र की है, इसीलिए इसको अलंकारिक प्रधान हम कह सकते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ठीक है। देखिए जब मान लीजिए सदन में पूर्ण बहुमत मिल जाए, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो होगा वो प्रभावशाली होगा, ताकतवर होगा, अपने दम पे बड़े फैसले ले सकेगा। लेकिन मान लो अगर लोकसभा में किसी को बहुमत ही नहीं मिला, कई सारी पार्टी मिलकर गठबंधन में आके सरकार बना रही है, तो उनके बीच में खींचातानी चलेगी, ठीक है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर जो है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसको सहयोगी जो दल है उनके नेताओं से सलाह करने लेनी पड़ेगी बार बार, ठीक है। अगला है राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, कैसे आपको बताना है। तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और वो संबंधित राज्य में राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में ही काम करता है। देखिए क्या होता है, आप देखो कि कभी कभी ना विवाद भी हो जाता है कुछ राज्यों में। क्या होता है कि जो वहां पे राज्यपाल है, एक तरह से उसकी नियुक्ति आप केंद्र की तरफ से ही मान लो, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। तो ऐसे में मान लो कि केंद्र में किसी अदर पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में राज्यपाल को लेकर कई बार विवाद हो जाता है। आप दिल्ली में देखते होंगे, बंगाल में देखते होंगे, कई जगह पे ऐसा आपने देखा होगा कि ऐसे एग्जाम्पल होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, आपको बताना है। तो यस बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में जो लोक सेवक होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, बिल्कुल उनको प्रशिक्षण मिला होता है और वो अपने कार्य जो होते हैं उनके उसमें निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। आगे देखते हैं, इसीलिए क्या होता है कि ये नीतियों को बनाने और लागू करने में जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सके, इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। संविधान में दलित और आदिवासी लोग ये भी, इनको आरक्षण दिया गया है, ताकि और महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, ओबीसी वगैरह को भी आरक्षण दिया गया है, ताकि ये जो हमारी नौकरशाही होती है, जो हमारे सरकारी जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, ये भी बन सके, ठीक है, ये भी मतलब जॉब में आ सके। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीति जनता तक पहुंचती है, क्या आप इस कथन से सहमत है, तो आपको बोलना है यस। सरकार देखो,
जो विधायिका होती है वो कानून को बना देती है, ठीक है। तो जो विधायिका कानून को बनाती है उसमें भी कहीं ना कहीं उसको नौकरशाही की सहायता लेनी होती है कानून को बनाने में भी। उसके बाद जब कानून बन जाता है तो उसको लागू कराना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो उसको लागू करने में भी नौकरशाही की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम इस कथन से जो है वो बिल्कुल सहमत है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे आंसर? आप लिखोगे हाँ हम सहमत हैं, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य जो होते हैं वो दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, और वो पॉलिटिशियन जो होते हैं उनको नीति बनाने में और उनको लागू करवाने में उनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये पेपर में आता है काफी। तो इसे देखिए, संसदीय कार्यपालिका की आपको 4 विशेषता बतानी है। देखिए, जहाँ पे संसदीय कार्यपालिका होती है वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मेन होता है, ठीक है। जैसे भारत की बात करें तो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, या राजा या रानी। अब भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, ठीक है। विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा, ये भी हम जानते हैं। और विधायिका के प्रति जो प्रधानमंत्री होता है वो उत्तरदायी भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारी संसदीय कार्यपालिका की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के ऐसे कौन से विशेष अधिकार हैं जो राष्ट्रपति की शक्ति को प्रभावी बना देते हैं, ठीक है, मजबूत बना देते हैं। तो ऐसे में हम बोलेंगे वीटो पावर और गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति क्या अपनी मनमर्जी चला सकते हैं या नहीं चला सकते? आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जो तो देखिए, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाता है? हमेशा उसको बनाया जाता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाला दल होता है, उसी दल में से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। गठबंधन के समय जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी मनमर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। उसके लिए कुछ नियम है। पहला नियम तो यही है कि उसको बनाया जाएगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, उस पार्टी से बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन कभी ऐसी आ जाए, मान लीजिए कि बहुमत ही नहीं मिला किसी को, तब ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर बना सकता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और संसद के बीच में सेतु का काम करता है। यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक तरह से पुल, सेतु का मतलब होता है पुल, ठीक है। एक तरफ है राष्ट्रपति और एक तरफ है संसद, इनके बीच में पुल का काम करता है हमारा प्रधानमंत्री। क्या ये सही है? स्पष्ट करो। तो देखिए, बिल्कुल हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और सदन की कार्यवाही से अवगत कराते कि सदन में क्या क्या कार्यवाही है, कैसे है वो सारी चीजें। और राष्ट्रपति जो संदेश देता है, ठीक है, उसको सदन में भी पहुंचवाना भी प्राइम मिनिस्टर का एक तरह से काम हो जाता है। तो ये बिल्कुल सेतु का काम करता है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की जो शक्ति है उस पर अंकुश लगाए, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो हम कहेंगे यस। देखिए क्या है कि जब मान लीजिए गठबंधन की सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर पूरे फैसले लेने के लिए बिल्कुल आजाद है। वो जैसे चाहे फैसला ले सकता है, उस पर ज्यादा दबाव नहीं होता। लेकिन यहीं पे अगर गठबंधन वाली सरकार है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की शक्ति जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी दलों से सलाह करके ही बड़े फैसले लेने होते हैं, ठीक है। वरना वो सहयोगी दल जो है वो अपने अपना समर्थन खींच सकते हैं, सरकार गिर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी शक्तियां जो है उस पर अंकुश जरूर लगता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श बढ़ा है। जब से गठबंधन की सरकार का दौर आया है तब से ये चीजें होने लगी है। मंत्रियों का चयन जो है प्रधानमंत्री जो है वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं गठबंधन के जो नेता हैं उनसे सलाह मशवरा जरूर करना पड़ेगा। जो पॉलिसी होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, अकेले तय नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर या अपनी कैबिनेट के साथ। उसको कहीं ना कहीं जो गठबंधन वाले दल है उस पर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि गठबंधन की सरकार में प्राइम मिनिस्टर के जो प्रभाव है या जो उसकी शक्तियां वो कम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की स्थिति बतानी है आपको और उसके विशेष अधिकार का वर्णन करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसका प्रधान सेनापति भी राष्ट्रपति होता है, ये इसकी स्थिति है। ये भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है और इसके पास शक्तियां जो होती है वो नाम मात्र की शक्ति होती है। तो ये राष्ट्रपति की स्थिति है, ठीक है। वास्तविक शक्ति नहीं है, ये नाम मात्र की शक्ति है इनके पास। वास्तविक शक्ति हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के पास ही होती है, ठीक है। ये तो हो गई इनकी स्थिति। अब बात करेंगे इनके विशेष अधिकारों पे, क्योंकि इनको कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं जिसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये उनका विशेष अधिकार है। इसके बाद देखो और क्या विशेष अधिकार है, सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। मान लीजिए सदन ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा है, तो राष्ट्रपति को लगता है कि भाई उसमें कुछ कमी है या उसमें कुछ और विचार करने की जरूरत है, तो वो उसको वापस लौटा सकता है। तो ये इसकी विशेष अधिकार है। सेकंड है कि वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा जो पारित विधेयक है उसको स्वीकृति देने में थोड़ा विलंब कर सकता है। ठीक है, ये भी एक तरह से विशेष अधिकार है। तीसरा है कि चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय पे यह निर्णय करे कि प्रधानमंत्री कौन है। मान लीजिए चुनाव हो जाते हैं लोकसभा के, बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव जीतती हैं लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिलता, तो ऐसे में उनके बीच में विवाद होएगा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। मान लो गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं मतलब अपने विवेक के आधार पे भी ये तय कर लेते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो ये उसके विशेष अधिकार है। नेक्स्ट है कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, आपको इसके बारे में बताना है। तो हम बोलेंगे यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि संविधान में एक प्रावधान है आर्टिकल 74 का 1, इसके तहत वो बाध्य हो जाता है। और इसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रधान नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। ठीक है, इसे हमारे जो एमएलए होते हैं, हमारे जो एमपी होते हैं, उनके द्वारा इसका चुनाव होता है। तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद क्या है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो ही वास्तविक शक्ति होती है। असली शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती। तो ऐसे में राष्ट्रपति आप कह सकते हो कि मजबूर है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मंत्री परिषद पे उनका पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, अधिकारी वर्ग जो होते हैं उस पे भी इनका नियंत्रण होता है। लोकसभा का ये नेतृत्व करते हैं, मीडिया तक इनकी पहुंच होती है। चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसके दौरान में राष्ट्रीय नेता की छवि आप देखते हो कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आप देखोगे कि वो विभिन्न देशों में जाते हैं। ठीक है, विभिन्न संधियां करते हैं। ठीक है, व्यापार वगैरह या जो भी पॉलिसी है इधर उधर ये सब होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि होती है वो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में भी हो जाती है। और विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि के रूप में भी वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति की जो स्वाविवेकी शक्ति है वो बढ़ जाती है, स्पष्ट करो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि ये 2 से 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो ऐसे में विभिन्न पार्टियां मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। उनके बीच में प्राइम मिनिस्टर को लेकर विवाद भी हो जाता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करते हैं कि अपने विवेक के आधार पे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका पैसेज वाला। ये पैसेज आप एक क्या काम करो, आप एक बार वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ लो, मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास केवल मंत्री को, या सरकार के प्रमुख को, या सरकार और प्रमुख तथा मंत्रिपरिषद को। तो देखिए इसका ऑप्शन यही सही होगा। इसमें क्या होता है, राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार भी आ जाती है, इनके प्रमुख भी आ जाते हैं और मंत्रिपरिषद भी आ जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहले का। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी कार्यपालिका में शामिल कौन होते हैं। ऑप्शन है मंत्री, प्रधानमंत्री, उपायुक्त सभी, या फिर नौकरशाही। तो स्थायी कार्यपालिका मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी कि हमारी नौकरशाही होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। कार्यपालिका का काम है कानून निर्माण, या न्यायिक निर्णय, या नीति और कानूनों को लागू करना। ध्यान से देखो, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि कानून का बनाना जो होता है वो विधायिका का काम होता है। वो कार्यपालिका नहीं बनाती कानून को, ठीक है, विधायिका बनाती है। और जो जब कानून बनता है तो उसको जो लागू कराने का काम होता है वो हमारी कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका कानूनों के निर्माण में हेल्प जरूर कर सकती है विधायिका की, ठीक है, लेकिन मेनली बनता वो विधायिका के द्वारा ही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण है, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और उपायुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी मंत्रिपरिषद है वो राजनीतिक कार्यपालिका का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है आपके सामने ये एक कार्टून दे रखा है, इस कार्टून को ध्यान से देखना है और समझना है। तो देखिए विश्वास मत से क्या अभिप्राय होता है, इसका मतलब होता है सदन में बहुमत। अगर सदन में बहुमत है तो उसे विश्वास मत के रूप में देख सकते हैं। दूसरा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय होता है, इसमें होता है संसद के प्रति उत्तरदायी। आपको पता है जो हमारे जो मंत्रीगण होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, इसी को हम सामूहिक उत्तरदायित्व देखते हैं।
विश्वास मत जीतने के बाद मुख्यमंत्री की जो परेशानियां होती है वो समाप्त नहीं होती, इसके बारे में बताना है। क्यों नहीं होती समाप्त? देखो, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि पार्टी छोड़ दे तो फिर वहीं से संकट आ जाता है, क्योंकि आपको पता है एक बहुमत तय होता है कि इतना वोट, इतनी सीटें पाने के बाद ही कोई सीएम या पीएम बन सकता है। अगर उसमें से नेता छोड़ देते हैं दो चार पांच, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वापस से कंडीशन बेकार वाली आ जाती है, ऐसे में सरकार गिर सकती है, विश्वास मत में वो हार सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उसमें जुड़ जाइए, क्लास 11 ESP, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको वीडियोस के लिंक वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।